Okay, good morning, good afternoon, good evening everybody. Audit chapter 1 लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था आपने? तो we have chapter number 1 nature, objective and scope of audit, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर इस सब्जेक्ट का. देन आफ्टर एक क्वेश्चन किया था, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिट? ओके, और यहां पे what as an auditor you should take care so that nothing contained in financial statement will mislead anybody. और मैंने आपको बताया था कि एवरी लेक्चर में हम रिवाइज करेंगे एंड देन आई विल आस्क यू द थिंग्स. ओके, चलो तो सबसे पहले मुझे बता दो, यहाँ पे थोड़ी हिस्ट्री ले लेते हैं. ऑडिट में हमने क्या किया था, तो रेफरेंस कहां से लिया है? कौटिल्य अर्थशास्त्र इवन इन 4th century BC. और ऑडिट कहां से आया है? ये वर्ड कहां से आया है? ऑडिट वर्ड इज फ्रॉम ऑडायर, जिसका मतलब क्या होता है? टू हियर, टू लिसन समथिंग. ओके, दैट इज लैटिन वर्ड ऑडियो ऑडायर विच मीन्स लिसनिंग और हियरिंग समथिंग. ओके, डेफिनेशन बोल दो. चलो, ऑडिट की डेफिनेशन. ऑडिट इज व्हाट? एग्जामिनेशन तो बराबर है, इट्स इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. ओके, ऑडिट इज नथिंग बट द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करोगे आप? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ 3 पॉइंट्स यहां पे आते थे, ऑफ एनी एंटिटी. और वो एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, एनजीओ हो. ओके, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लीगल फॉर्म या इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज. ओके, तो एंटिटी कोई भी हो, चाहे प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या प्रॉफिट ओरिएंटेड ना हो. ओके, उसका लीगल फॉर्म कोई भी हो, उसकी लीगल साइज कोई भी हो, जब हम उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करते. क्यों करते भाई, क्यों करते? व्हाई वी डू एन ऑडिट? थर्ड पॉइंट क्या आएगा? व्हाई वी डू एन ऑडिट. ओके, तो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? Express opinion thereon. Okay, which will be communicated via written report. So that is the definition of audit, जिसका हमने ये डिटेल में पॉइंट किया था. Okay, it is nothing but independent examination of financial information of an entity, which entity is irrespective of its objective. Okay, profit oriented or not, irrespective of its size, irrespective of its legal form. Okay, when such examination is conducted with a view to express opinion thereon. समझ में आ रहा है? लैंग्वेज आनी चाहिए. ऑडिट में आप पहले ही दिन से, एज आई सेड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वी नीड टू क्रिएट दैट थिंग इन आवर माइंड. ओके, मगअप करने की बात नहीं है, समझना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, एंड वही लैंग्वेज जो ऑडिट की बुक में लिखी है, आपके मॉड्यूल में है, वही लैंग्वेज आनी चाहिए. ओके, अगर याद ही रखना है तो फिर सिंपल सी लैंग्वेज को क्यों याद रखें? ठीक है, जो भी मॉड्यूल की लैंग्वेज है, अगर वही सेंटेंस, वही टेक्निकल टर्म्स आप अपने आंसर में लेके आओगे, रेस्ट एश्योर विल बी एबल टू स्कोर 70+. ओके, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है. इंडिपेंडेंटनेस मतलब क्या हमने देखा था, राइट? कि जजमेंट ऑफ वन पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ द अदर्स हु माइट हैव एंगेज्ड हिम. ओके, फिर हमने क्या देखा था ऑडिट में? अब ये जब ऑडिट करोगे, इसमें एक और क्वेश्चन था. पहले ही क्वेश्चन में हमने यहां पे किया था कि एक्सप्लेन क्लियरली हाउ पर्सन कंडक्टिंग दिस टास्क, मतलब ये ऑडिट का टास्क जो करते हैं, ओके, वो कैसे एंश्योर कर सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसी को मिसलीड नहीं करेगा. इसके लिए आपको 6 पॉइंट याद रखने हैं. व्हाट आर दो 6 पॉइंट्स? अब देखिए, 2 पॉइंट कैसे हैं? जो बुक्स में है वो एविडेंस में होना चाहिए, एविडेंस में से बुक्स में आना है, बुक्स में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएंगे. तो ये तो सब मैच होना ही चाहिए. ओके, तो अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विथ रेफरेंस टू एंट्रीज इन द बुक्स. अकाउंट कोई भी ऐसी आपने एंट्री पास कर दी नहीं चलेगा. ओके, तो जो भी अकाउंट्स लिख रहे हैं बुक्स में, जो भी एंट्रीज हैं, उसके बेसिस पे आप जा रहे हैं. ठीक है. दूसरा, यहां पे जो भी अंडरलाइंग पेपर्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी एविडेंसेस हैं, वो आपके सपोर्ट में होने चाहिए. ओके, तो इन शॉर्ट, अकाउंट में वही है जो बुक्स में लिखा है, बुक्स में वही है जिसका एविडेंस है.
ओके, तो ये पूरी अकाउंटिंग की साइकिल को हम क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। ओके, देन एंट्रीज इन बुक्स, और फिर ऐसा भी नहीं है कि चलो एंट्री को ओमिट ही कर दिया। ओके, तो जिसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है वो एंट्री एविडेंस में है तो बुक्स में होनी चाहिए, और मान लीजिए एविडेंस भी उसका कैंसिल कर दिया, एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, बट कहीं पे लिखा ही नहीं, सेल हुआ है बट कहीं पे बुक ही नहीं किया है, तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, तो बुक्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों मैच होने चाहिए। इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर और अनएम्बिगियस होनी चाहिए, कोई एम्बिगिटी या कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शुड बी वेरी मच क्लियर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर एक अमाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो, व्हाटएवर जो भी आप बना रहे हो, वो सब प्रॉपर अमाउंट, प्रॉपर हेड में क्लासिफाइड होनी चाहिए, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर होने चाहिए। और वो सारे डिस्क्लोजर किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, एंड लास्ट, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो पिक्चर है एज ए होल, दैट शुड गिव ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट किसका आएगा, ट्रेडिंग पीएनएल, एंड पोजीशन दैट इज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर आपने ये 6 पॉइंट क्लियर कर लिए, मतलब ऑडिट करते टाइम, तो यू कैन गिव द एश्योरेंस, यू कैन गिव द एश्योरेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को मिसलीड करने वाले नहीं है। समझ में आया? तो लास्ट लेक्चर में हमने इतना किया था, और हर एक लेक्चर में हम क्या करेंगे, रिवाइज करते जाएंगे। एक बात समझ लेना, यहां पे मैंने आपको क्या किया है, जो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको याद रखने हैं, उसके आंसर, किस क्वेश्चन का क्या आंसर है दिमाग में बैठा लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे ये कभी नहीं चाहिए कि आप कोई और क्वेश्चन का आंसर कहीं और लिख के आ रहे हो, ठीक है? क्वेश्चन तो पूरा का पूरा लिखा है, आंसर पूरा का पूरा लिखा है, बट किसी और क्वेश्चन का ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट। तो ये हमने किया, और इससे हम क्या करते हैं, वी कैन गिव द एश्योरेंस। व्हाट वी आर डूइंग, हम एश्योरेंस देते हैं। क्या एश्योरेंस देते हैं? और हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि एक बार ऑडिट का थप्पा लग गया, ठीक है, ऑडिट का स्टैंप लग गया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एवरीबॉडी विल ट्रस्ट अपॉन द सेम। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिकॉज वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑडिटेड, इट गिव्स द एश्योरेंस टू द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि जो भी है वो सब सही है। तो वो एश्योरेंस तब होगा जब हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव के साथ हम ऑडिट करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव है क्या ऑडिट करने का, ये ऑडिट क्यों करते हैं? ये ऑब्जेक्टिव है इसीलिए तो ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो आपने फ्रेम किया है दैट इज सच इन सच अ मैनर दैट कि वो पीपल और यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल ट्रस्ट अपॉन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो क्या है ऑब्जेक्टिव? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। जस्ट अ मिनट। तो यहां पे आपको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? सिंपल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, या द पर्पज ऑफ ऑडिट। समझ ना किस तरह पूछ रहे हैं क्वेश्चन को घुमा फिरा के। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ सही है, पर्पज हमारा यही है। क्या कि जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उसका कॉन्फिडेंस, उसका जो रिलायंस है, उसका जो ट्रस्ट है, वो एनहेंस करना। ओके, एक्सप्लेन विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इन अकॉर्डेंस विद SA 200। अभी देखिए ऐसे क्या है वो भी हमने निर्णय किया है, बट आगे आ जाएगा ऐसे क्या है। बट जैसे अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो अकाउंट लिखते टाइम आपको ध्यान रखने हैं। ओके, जो भी अकाउंट लिखता है मैनेजमेंट, वैसे ही इंस्टीट्यूट ने यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स दिए, हाउ यू आर सपोज टू परफॉर्म एन ऑडिट।
ओके, और वो स्टैंडर्ड शुरू होते हैं 200 से। सीरीज कैसे दी है? 200 की सीरीज है, 300 की सीरीज है, 400 की सीरीज है। सर क्यों ऐसा दिया है? अब देखिए, पहले AAS था, ओके, बहुत साल पहले, 1 2 3 4। ओके, फिर क्या होता था कि कोई टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट आया, कुछ नया निकालना है, तो फिर होता क्या था, अभी मान लीजिए AS2 था, अभी उसके बाद नया अमेंडमेंट आया तो 35 36 ऐसे था, होता था, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस सीरीज वाइज होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सीरीज बना दी, 200 सीरीज, 300 सीरीज, 400 सीरीज, लाइक दैट। तो अभी होगा क्या, ऐसा नहीं है 200 से लेकर 299 तक सभी स्टैंडर्ड्स हैं। अभी 200, 210, 220 क्यों ऐसा दिया? तो बीच का क्या, कभी भी उसको कुछ ऐड करना है तो देयर इज अ स्पेस। ओके, तो 200 है ऑब्जेक्टिव। 200 में अब क्या बताया है? ऐसे 200 क्या है, पहले तो उसका नाम याद रखो, ऐसे 200। स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना जरूरी है जितना बन पाए, यस, बट कभी गलत नाम मत लिखना, गलत नंबर मत लिखना। ओके, स्टैंडर्ड बहुत ही कम है, डोंट वरी, और वो आपको नंबर वाइज, नेम वाइज याद रह जाएंगे, डोंट वरी। ओके, तो ऐसे 200 क्या है, यहां पे क्या लिखा है 200, तो यहां पे डबल ओ आएगा। डबल ओ मतलब क्या, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। ऐसे 200 का नाम क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ। अभी हम जो ऑडिट करते हैं वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट। और ऑब्जेक्टिव किसका होता है, ऑडिटर का। ऑडिटर को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ये ऑब्जेक्टिव किसका है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओके, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, किसका ऑब्जेक्टिव है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। और ये नाम इतना इतना छोटा भी नहीं है, ठीक है। एंड यहां पे ऐसे 200 में दो बातें बताई है। ओके, एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 200 ओ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बराबर। ऑडिट किसका ऑब्जेक्टिव होगा, ऑडिटर का। ऑडिटर को क्या होना है, इंडिपेंडेंट। ओके, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। एंड ये ऐसे क्यों दे रहे हैं आप, क्योंकि ऑडिट का जो कंडक्ट है, ऑडिटर का जो कंडक्ट है, ठीक है, वो अभी देखिए, मैंने पहले भी बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए, अकाउंट के लिए। ओके, वैसे ही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट, ऑडिटर के लिए। ऑडिट परफॉर्म करते टाइम आपको ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आवर ICAI। ओके, तो यहां पे आप कोई भी ऑडिट करोगे, यू नीड टू फॉलो दिस स्टैंडर्ड और नॉट। एश्योरेंस देना है, सर्टिफिकेशन देना है, ऑडिट रिपोर्ट देना है, कुछ भी करना है, आपको ये सब ऑडिट फॉलो करना, स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे, यस। तो 200 में ही रेफरेंस दे दिया, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका कंडक्ट क्या होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होना चाहिए, सिंपल। तो नाम क्या है पूरा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ये हो गया नाम। और यहां पे क्या होगा, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ एसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। मतलब 200 क्या बताता है, एक तो आपका इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है और आपका कंडक्ट ऑफ ऑडिट कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इन अकॉर्डेंस विथ एसेस। दो बात, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओके, और हमारा ऑडिटर कैसा होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ओके, और वो ऑडिट कैसे करेगा, इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे करेगा, एस, नाम याद रह गया 200 का। ओके, ओवरऑल ऑडिटर, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द। अभी इसमें ऑब्जेक्टिव क्या दिया, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का है, अभी तो हमने सिर्फ नाम याद रखा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले, ओके, और वो क्या है, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है।
एज एन ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट whether financial statement are free from material misstatement due to error or fraud. लैंग्वेज देखना, कहीं पे फुल स्टॉप, सब जगह पे कोमा करके पूरा पैराग्राफ एक सेंटेंस में निपटा दिया, और बहुत ही बढ़िया। पहली लाइन, टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल क्यों देता है? ओके, पहले एश्योरेंस मतलब समझते हो आप? क्या बोलते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो करते हैं। ओके, कोई एरर नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। अभी हमें क्या बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर के लिए आप बताओ, क्या फ्रॉड होगा तो ट्रू एंड फेयर बोल सकते हो क्या? क्या एरर होगा तो ट्रू एंड फेयर बोल सकते हो क्या? नहीं। इसीलिए आपको क्या चेक करना है? वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट भी छोटी मोटी चलेगी, एरर छोटी मोटी चलेगी, बट हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, तो सबसे पहले यहां पे अगर आप देखोगे तो हमने ऐसे 200 की बात की, जिसमें क्या लिखा था? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट। कैसे करेंगे? इन अकॉर्डेंस विथ एसेस, जिसमें आपको दिया है ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बोले ऑब्टेन रीजनेबल। अभी रीजनेबल का मीनिंग समझाऊंगा मैं आपको डिटेल में। रीजनेबल एश्योरेंस देना, और ये रीजनेबल एश्योरेंस में क्या देने वाले हैं कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दैट इज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कैसे? ड्यू टू 1 एरर और फ्रॉड। चलो पहले इतना समझते, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। ओके, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। एश्योरेंस जो है वो दो तरह के, रीजनेबल, एब्सोल्यूट। तो जब मैं बोलता हूं रीजनेबल, तो इट डजंट मीन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। क्यों भाई? मान लीजिए आपने ऑडिट किया, ऑडिट करने के बाद अगर कुछ भी हुआ, मान लीजिए आप बोल रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सब सही है, ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, और आपके ही ऑडिट किए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही फ्रॉड निकला, तो जस्ट फ्रॉड आपके पीरियड में है, आप जिस ईयर में आपने ऑडिट किया है उस ईयर में फ्रॉड है या एरर है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू आर नॉट गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। क्या आपने ऑडिट सही नहीं किया, ये हम प्रूव नहीं कर सकते। क्यों भाई? बिकॉज ये ऑडिट है, ये इन्वेस्टिगेशन नहीं है। इन्वेस्टिगेशन समझते हो? ओके, जिसमें एक एक प्रूफ को इकट्ठा करेंगे और माइन्यूट डिटेल में जाके, और जब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन का पावर होता है तो कहीं पे घुस जाते हैं, उसको क्या चाहिए? वारंट चाहिए। ओके, और कहीं पे भी सर्च वारंट चाहिए। सर्च वारंट मिला मतलब वो किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन में, किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस में चले जाएंगे। इनकम टैक्स वाले जो रेड लगाते हैं उसके पास पावर होता है सर्च का। सर्च समझते हो? सर्च वारंट जब आपके पास है, इसका मतलब क्या है कि जिसका सर्च वारंट है आप उसके प्रीमाइसिस में, उसके बिजनेस में कहीं भी जाके आप कुछ भी चेक कर सकते हो। जो इनकम टैक्स की रेड लगाते हैं
ओके, या इंस्पेक्टर को जो पावर है वो सब सर्च के पावर होते हैं। ओके, ऑडिटर को ऐसा पावर है क्या, आप किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के घर पे जाके बोलो चलो कैश है कि नहीं हमें चेक करने दो, मतलब आप ऑडिटर हो, आपको ये पावर नहीं है। और बुक्स में भी क्या होगा, बुक्स भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे, वही चेक करेंगे। तो यहां पे हमारे पास ये पावर नहीं है, समझो। ओके, कि आप, और ऑडिट रिपोर्ट में भी मैंने आपको लास्ट ऑडिट रिपोर्ट हमने पढ़ा था, ठीक है, रिलायंस, इसमें क्या लिखा था, टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू अस, मतलब हम सर्च नहीं करते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, हम ऑडिट करते हैं। और किसका ऑडिट करते हैं, क्लाइंट ने जो एविडेंसेस हैं, क्लाइंट ने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे एंट्रीज की है और उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मुझे बताओ, क्लाइंट को भी पता होगा ना कि आप क्या चेक करने वाले हो, और अगर क्लाइंट को कोई एंट्री ब्लैक में करनी है तो ऐसा थोड़ी करेगा, बिल बनाएगा एंट्री नहीं करेगा, उसको भी पता है क्या चेक करने वाला। और मान लीजिए उसने कोई एक अकाउंट ही नहीं दिया आपको, या पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है उसका ब्लैक में ही कर रहे हैं शुरू से अंत तक, जो बुक्स में कहीं पे आता नहीं है, नहीं एविडेंस में आता है, तो हमारी चेक से तो बाहर है, इसीलिए हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। वैसे इसका रीजन भी है, आगे जाके हम एक टॉपिक भी लर्न करेंगे विच इज कॉल्ड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। ओके, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, तो वहां पे भी मैं दिखाऊंगा कि हमारी लिमिटेशंस क्या है, और दैट इज द रीजन व्हाई वी गिव रीजनेबल। बट इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आपका एश्योरेंस लोअर लेवल का होगा। रीजनेबल मतलब वेरी हाई लेवल एश्योरेंस, नो डाउट। आपका पावर, आप ऑडिट में ऑडिट करते हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, आपके पास सर्च का पावर नहीं है, बट जो आपके पास एविडेंस है उसको तो सही से करो। और एश्योरेंस आपको जितना मिला है, आपको जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिया है, उसके बेसिस पे हाई लेवल का एश्योरेंस दो कि इसमें तो कोई आप गलती ढूंढ नहीं सकते। तो दैट इज व्हाट वी गिव द एश्योरेंस, रीजनेबल बट हायर लेवल। ओके, और इस एश्योरेंस में हम क्या देते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर। एरर इज अनइंटेंशनल एरर, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं होता है गलत करने का। ओके, एरर दिखाओगे, एरर जो है वो हिडन नहीं है, गलती से एंट्री गलत कर दी तो उसका रेक्टिफिकेशन पॉसिबल है, और वो खुशी खुशी करेंगे मैनेजमेंट कि हाँ भाई कर दो, हमसे एरर हो गई। बट ये जो है ना फ्रॉड, वो क्या है, इंटेंशनल, ये इंटेंशनल एरर है। ओके, ये क्या है, इंटेंशनल एरर है, जानबूझ के फ्रॉड किया है। तो हमें क्या करना है, एरर हो या फ्रॉड हो, इंटेंशनल एरर हो या अनइंटेंशनल एरर, मटेरियल मिसस्टेटमेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट में बिकॉज ऑफ एरर या बिकॉज ऑफ फ्रॉड नहीं। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। ओके, चलो, एरर्स तो नहीं है, फ्रॉड भी नहीं है, बट ये आपका फिनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, आपका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शुड बी इन अकॉर्डेंस विथ financial reporting framework। तो ये आपका एफएस कैसा होना चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड, एंड financial statement should be in accordance with the financial reporting framework। सर, financial reporting framework है क्या, what is financial reporting framework? एडवांस अकाउंटिंग में एक फाइनल अकाउंट का चैप्टर आएगा, उसके साथ आएंगे शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 क्या है, जिसमें फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट दिया है आपको, पीएनएल कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बैलेंस शीट कैसे रिप्रेजेंट करोगे। शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो क्या है, वो एक फॉर्मेट दिया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा होगा। मान लीजिए जिसको सेक्शन 133 ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है,
लिस्टेड कंपनी है जिसका स्टैंडर्ड, जिसका फॉर्मेट, जिसको इंड एस एप्लीकेबल है। मैंने एडवांस अकाउंट में आपको वो भी समझाता है, एस इंड एस, ये गैप क्या है, ठीक है। इंड एस का फॉर्मेट डिफरेंट होगा। इन शॉर्ट, आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आपका जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, आप कंपनी हो शेड्यूल 3 फॉलो करो, आप लिस्टेड कंपनी हो इंड एस एप्लीकेबल है, इंड एस का फॉर्मेट फॉलो करो। कैश फ्लो है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो कंपलसरी है, फॉलो करो। अगर प्रोपराइटर है, कैश फ्लो नहीं है, ठीक है, नहीं बनाओगे तो चलेगा। तो मैनेजमेंट या जो भी क्लाइंट है, उसका जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है नॉर्मल, उसके मुताबिक होना चाहिए। ओके, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, और हम ऑडिट ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, obtain reasonable assurance that financial statement are free from material mistake due to error or fraud, and financial statement in all material respect is prepared in accordance with the financial reporting framework. एक भी वर्ड स्किप नहीं हुआ, देख लो। That should be the thing which you are supposed to present in your answer. To obtain a reasonable assurance about whether financial statement as a whole are free from material misstatement, whether due to error or fraud or not, thereby enabling auditor to express opinion. और ये जो आप करोगे ना, आपको लग गया क्या कि चलो ठीक है, एरर नहीं है, फ्रॉड नहीं है, कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इससे आप ओपिनियन दे सकते हो। ओपिनियन का दूसरा पॉइंट भी आएगा। और क्या ओपिनियन दे सकते हो, ओके, क्या ओपिनियन दे सकते हो, express opinion on whether FSR prepaid in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework. In accordance with applicable financial reporting framework. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि हम क्या करेंगे, will obtain the reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to error, whether due to error or fraud. और वो हम क्यों करते हैं, to give the opinion इस पे, whether financial statement in all material respect is in accordance with the financial reporting framework which is applicable to them or not. ओके, और फिर हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। इज दिस क्लियर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यहां पे है, टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें रिपोर्ट करना है। अभी आपने जो भी ये ऑडिट में किया, इसका आप क्या करोगे, यू विल गिव द रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट दैट रिपोर्ट एज रिक्वायर्ड बाय एससीज इन अकॉर्डेंस विथ योर ऑडिट फाइंडिंग। तो हमने ड्यूरिंग द ऑडिट प्रोसेस जो भी फाइंडिंग किया, उसको कंसिडर करके, ऐसे को कंसिडर करके, और ये रीजनेबल एश्योरेंस जो आप ऑब्टेन कर रहे हो, वो सब आप रिपोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हो। आर यू गेटिंग दिस और नॉट। ये था ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। वन मोर थिंग, यहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया था आरटीपी में 17, पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहेंस द डिग्री, रिलायंस, कॉन्फिडेंस और रिलायंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एफएस। एक्सप्लेन। तो अभी यहां पे पहले आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव, फिर ये ऑब्जेक्टिव लिख दिया, अभी उसका आंसर देंगे कैसे। द पर्पज ऑफ ऑडिट इज टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर इन एफएस। दिस इज अचीव्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन बाय ऑडिटर ऑन वेदर, अभी वही समझाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में ऊपर लिखा है, ठीक है। That financial statements are free in all material respect from error or fraud, and financial statements are prepared as per applicable financial reporting framework. Is it clear? In most of the general purpose financial reporting framework, opinion is on whether FSR presented fairly, true fair view है कि नहीं है, in accordance with SS आपको करना है। और जो भी एथिकल रिक्वायरमेंट है, वैसे ओल्ड सिलेबस में पहले एथिकल रिक्वायरमेंट चैप्टर 1 में ही थी, और एथिक्स सारा चैप्टर 1 में ही समझा दिया था। अभी आपको ये चैप्टर 11 में समझा रहे हैं, लास्ट में चला, ठीक है। तो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम एनालिसिस करेंगे।
सबसे पहले आपको ऑब्टेन करना है क्या? रीजनेबल एश्योरेंस। ये सारे जो टेक्निकल वर्ड्स है मैंने हाईलाइट किए हुए, और उसी को हम डिटेल में समझेंगे। ये प्योर बैर पोर्शन था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे इतना आंसर लिख दो, काफी। एक मई 22 में क्वेश्चन पूछा था, देखो यहां पे CAN। अभी कई बार क्या करेंगे, आपको ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन में देंगे कि ये CA है, इसने इसका ऑडिट किया है, फिर प्रैक्टिकल बेस्ड सिनेरियो, और फिर उसमें भी थियरी पूछेंगे। होगा केस स्टडी टाइप, बट होगी थियरी ही। देखो CAN इज ऑडिटर ऑफ SR लिमिटेड। सॉरी, ओके, हाँ। तो CAN is auditor of SR. Auditor expresses his opinion on whether FS without ascertaining as to whether financial statement as a whole are free from material misstatement or not. In your opinion, whether CAN has complied with the objective of audit considering applicability of relevant assets. अभी देखिए, auditor expresses his opinion on FS without ascertaining whether FS as a whole are free from material misstatement or not. अरे आपने ओपिनियन ही नहीं किया है, ये तो मेन ऑब्जेक्टिव है आपका। तो पहले ऑब्जेक्टिव लिख दो, पहले ऑब्जेक्टिव लिख दो, और फिर यहां पे कंक्लूजन क्या होगा? मिस्टर CAN उसने अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लाई नहीं किया है। ओके, देखिए मई 22 का सजेस्टेड आंसर देखो है वही, जो भी हमने यहां पे लिखा है वही लिखा है, और लास्ट में क्या बता देंगे कि did not comply with the objective, बस। तो थिंग इज दैट अगर आपके आंसर में ये प्रेजेंट है, you'll get full marks। समझ में आ रहा है? सजेस्टेड आंसर है ये, देखो एक भी वर्ड इधर उधर नहीं है। एंड दैट इज वाई एज आई सेड कि मैंने पूरा मॉड्यूल लिया, और जब आप पूरा मॉड्यूल ऐसे पॉइंट में मत जाओ। ओके, यहां पे गए पॉइंट में, पॉइंट मतलब क्या, 1 2 पॉइंट सही है, बुलेट सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कई बार कई लोग क्या करते हैं, समरी में से करते हैं। समरी में पूरा सेंटेंस नहीं होता है ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि अगर आप प्योरली समरी में जाओगे, आप अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे आंसर को। अगर आपने ये पूरा का पूरा, और यहां पे देखिए मैंने ये सब बोल्ड किया हुआ है, हाईलाइट भी किया हुआ है सबको, ठीक है, इतना लिख दिया, आपके आंसर में आ गया मई 22 का आंसर। दैट्स इट। तो कई बार ऐसे थ्योरी भी पूछ लेंगे आप केस स्टडी फॉर्म में, और फिर आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखना है कि ये पर्सन ने जो उसका ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव कंप्लाई नहीं किया है। समझ में आ रहा है? अभी इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं, डिटेल में इसको समझते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस वेदर एफएस आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और नॉट। रीजनेबल एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस, मैंने आपको यहां भी बताया कि रीजनेबल एश्योरेंस इज नॉट एब्सोल्यूट, वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों एब्सोल्यूट नहीं दे सकते? कोई गारंटी दे सकता है? मैंने ऑडिट कर दिया, चलो अभी ऑडिट में कुछ भी निकले पैसा वापस, गारंटी देता है कोई? नहीं, ऑब्वियसली। बराबर, ऐसी गारंटी नहीं होती है। देयर इज नो वारंटी, देयर इज नो गारंटी इन ऑडिट कि हमने ऑडिट किया है, अब इसमें कुछ भी हुआ तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओपिनियन है, क्या है? ओपिनियन। और हमारा ओपिनियन क्या है? रीजनेबल है। वी कैन नॉट गिव एनी गारंटी एज टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि वो सब फ्री है, उसमें फ्रॉड नहीं है। ओके, तो रीजनेबल एश्योरेंस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज कंप्लीट एश्योरेंस, गारंटी। देखो, guarantee that financial statement is free. However, reasonable assurance is not a complete guarantee. Although मैंने क्या बताया, इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि सर आपने बोला रीजनेबल तो हम जैसे तैसे करके ऑडिट रिपोर्ट दे देते हैं, चलेगा ना। रीजनेबल है वैसे भी नहीं, रीजनेबल मतलब हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, बट नॉट 100% एश्योर, नॉट 100% गारंटी कि फ्रॉड नहीं होगा। फ्रॉड हो भी सकता है, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। अगर मान लीजिए एक बैंक अकाउंट या एक पर्टिकुलर बुक्स एक अलग से मेंटेन की हुई है जिसमें सब ब्लैक 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 आता है, ठीक है, ओके, मतलब वो मेंटेन करते हैं
कि ये पूरा सीक्वेंस जो है ना वो ब्लैक में जाएगा। तो परचेज भी करना है अनरजिस्टर्ड से, सेल भी करना है अनरजिस्टर्ड को, उसका पैसा भी कैश में लाना है। मतलब आप सोचिए आप कैसे ढूंढ सकते हो? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल ही नहीं है? क्योंकि जो बुक्स दी है वहां पे नहीं है, जो एविडेंस है वहां पे नहीं है, जो बैंक स्टेटमेंट है वहां पे भी नहीं है। तो आपका जितना स्कोप है उसमें वो ट्रांजैक्शन या फ्रॉड आया ही नहीं है, तो आप कैसे चेक कर सकते हो? ऑब्वियसली, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट गिव द एब्सोल्यूट एश्योरेंस। ऑडिट ऑफ एफएस कैरिड आउट बाय ऑडिटर विथ प्रोफेशनल। हाँ, इसके लिए आपको अपनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस स्किल्स अप्लाई करनी है। ओके, इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड and audit procedure are applied in accordance with SS and audit evidence is obtained and evaluated. On the basis of this conclusion is drawn. मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि ये हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देने के लिए आपको जितना भी पॉसिबल हो पाए एविडेंस लेना है। आप ये बिल्कुल नहीं बता सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कि चलो रीजनेबल है ना एश्योरेंस तो फिर ठीक है हम एविडेंस चेक नहीं करने। अरे जो है वो तो चेक करनी ही है। और जहां पे भी एविडेंस बन पाते हैं, चाहे इंटरनल एविडेंसेस, एक्सटर्नल एविडेंसेस, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, वो सब आप कर सकते हो और वो करना भी चाहिए जहां जहां रिक्वायर्ड है वहां पे। और ये सब एविडेंसेस क्या है ऑडिट एविडेंस का चैप्टर में हम देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन आर ड्रॉन एन ओपिनियन इज देन इट लीड्स टू हाई लेवल। अगर आपने एज ए ऑडिटर आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी, आपके प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और स्किल को यूज करके ऑडिट अच्छे से किया है तो आपका लेवल ऑफ एश्योरेंस हाई होगा, एंड दैट इज व्हाई इट्स रीजनेबल एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट। तो पहला हमने यहां पे वर्ड समझा रीजनेबल एश्योरेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, मिसस्टेटमेंट इन एफएस कैन अकर ड्यू टू फ्रॉड और एरर और बोथ। मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? It will mislead the users of the financial statement, the viewers of the financial statement. अगर वो मटेरियल हुआ तो उसने जो डिसीजन लिया है जिस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो मिसलीडिंग है। उसमें आपने मिसस्टेटमेंट मतलब क्या? मिसस्टेटमेंट मतलब ये नहीं कि गलत, सही को छुपाना, ओके, वो भी गलत ही है। आपको जो डिस्क्लोज करना चाहिए था डिस्क्लोज नहीं किया, वो भी गलत है। जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं किया क्योंकि उसको देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपने इन्वेस्ट मतलब वो पर्टिकुलर जो आपका नेगेटिव था या कुछ भी जो आपको डिस्क्लोज करना चाहिए था, आपके एफएस में होना चाहिए था, वो आपने इंक्लूड नहीं किया। आप बोलोगे हमने कहां पे गलत किया है, हमने जो भी लिखा है वो सही है, बट छुपाया ना, तो डिस्क्लोज करना था वो तो किया नहीं है, तो वो भी एक मिस स्टेटमेंट ही हुआ। तो एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और नॉट। ओके, नेक्स्ट, जब आप ये रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करते हो किसके लिए? सो दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। वो क्यों करते हो? टू एक्सप्रेस द ओपिनियन कि इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, और ओपिनियन को रिपोर्ट करना है, कम्युनिकेट करना है इन अ फॉर्म ऑफ रिटन रिपोर्ट। तो यहां पे क्या करेंगे, ये सब मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख दिए। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू एरर और फ्रॉड। ओके, एंड ओपिनियन क्या है? इन अकॉर्डेंस विथ, और ओपिनियन दे रहे वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर prepared in all material respect in accordance with applicable financial reporting framework and will report it. रिटर्न रिपोर्ट देंगे हम, और वो आपका रिपोर्ट इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे होना चाहिए। तो इसके लिए भी एक ऐसे है, रिपोर्ट के लिए भी, ठीक है। एंड दैट यू विल कम्युनिकेट टू योर क्लाइंट। ओके, तो इसका आपको कम्युनिकेशन करना है रिटर्न फॉर्म में, और ये सब आप कैसे करोगे? आफ्टर यू डू योर ऑडिट फाइंडिंग्स, ये आपका ऑडिट फाइंडिंग्स करने के बाद आप प्रेजेंट करोगे। तो ये क्लियर है ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? चलो इतना क्लियर है।
अगर ये आपको कुछ भी नोट करना है तो देख लो एक बार। ओके डन। तो ये क्लियर है ऑब्जेक्टिव। एज आई सेड मॉड्यूल में आपको ये बहुत ही बढ़िया दिया है कि एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां पे चेक बॉक्स करके दिया हुआ है, तो मैंने वो भी यहाँ पे यूज किया हुआ है। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल, ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, मतलब बार बार हैमर होना चाहिए और फिर घर पे जाओगे तो ऐसे आप बोलने चाहिए। ओके, घर पे सोचना चाहिए क्या बड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। हाँ, मतलब घर पे भी आपको सुनेंगे तो यार उसको भी आना चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल एश्योरेंस होता है। ऑडिट में क्या करना है? रीजनेबल एश्योरेंस देना है। एंड इन ओपिनियन वेदर एफएसआर फ्री and FSR in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework। रिपोर्ट देंगे, रिपोर्ट कैसे देंगे, ओपिनियन कैसे देंगे, ऑडिट फाइंडिंग पे कम्युनिकेट करेंगे, और कम्युनिकेट कैसे करेंगे? इन स्टैंडर्ड एज पर एसेस, सिंपल। ओके, तो ये चेक बॉक्स है जहां पे क्या होगा कि रिस्पेक्टिव आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो जाएंगे। वैसे ऊपर भी हाईलाइट किए हुए हैं, वही पॉइंट यहां पे भी आ रहे हैं। बार बार आप रिवाइज करोगे तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू। चलो इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट? ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। एसेट 200 का नाम क्या है भाई? एसेट 200 का नाम बता दो। एसेट 200, हाँ, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर के, हमारा ऑडिटर कैसा हो? इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ स्टैंडर्ड्स ऑन। अभी ये जो सब्जेक्ट है ऑडिट, ओके, ये जो ऑडिट का सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट डाइवर्स सब्जेक्ट के साथ रिलेशनशिप होल्ड करता है। ऑब्वियसली आफ्टर बिकमिंग ए सीए यू आर गोइंग टू बी ऑडिटर। ओके, अगर प्रैक्टिस लेते हो तो जॉब करते करते आप ऐसा नहीं बोल सकते मैं ऑडिटर, एंड आई एम ऑल्सो नॉट ऑडिटर, ओके, बिकॉज आई डू नॉट होल्ड एनी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बट एज एंड व्हेन यू गो फॉर प्रैक्टिस, ओके, सीओपी होल्ड करते हो, यू विल बी ट्रीटेड एज एन ऑडिटर। और उसमें आप ऑडिट करोगे, कई तरह के ऑडिट करोगे, इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट, बैंक ऑडिट, ओके, देयर आर मेनी वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट। अभी आपको ऑडिट करना है, और आप देखिए सीए की एग्जाम में आप कितने सारे सब्जेक्ट्स करते हो। ओके, मान लीजिए कंपनी का ऑडिट करना है, ठीक है, तो कंपनी का ऑडिट करने के लिए आपको कंपनीज एक्ट पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए? रादर एक्ट नहीं, क्या बोलूंगा मैं, लो। और लो और एक्ट में क्या डिफरेंस है? यू वेरी वेल नो, लो में भी किया, इनकम टैक्स में भी किया। ओके, तो समझो कि अगर आपको कंपनी का ऑडिट करना है तो कंपनी का जो भी लॉज है उसका नॉलेज होना चाहिए कि नहीं? अगर आपको टैक्स ऑडिट करना है, पीजीबीपी सेक्शन 44 एबी, तो टैक्स का नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जितने भी लॉज हैं वो लॉ का नॉलेज होना चाहिए, राइट। फिर ऑडिट किसका करते हो आप? ऑडिट करोगे किसका? अकाउंट का। तो अकाउंटिंग तो पता होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब्जेक्ट। ओके, हाँ, वो अलग बात है, दो अकाउंट का एक अकाउंट कर दिया एडवांस अकाउंट, और वहां पे सब जगह पे एस ले लिया, और उसमें अकाउंट्स भी है, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो अकाउंटिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट कनेक्टेड है, लॉ का सब्जेक्ट कनेक्टेड है। कई बार आप क्या करोगे, सैंपल, अभी देखिए 100% सब कुछ वेरीफाई नहीं करोगे, इतना टाइम भी नहीं होगा। ओके, तो यहां पे आप क्या करोगे, सैंपल ड्रॉ करोगे, कैसे? स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करके, ओके, मैथ स्टेट यूज करोगे। फिर ओवरऑल इकोनॉमिक्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, इंडस्ट्री का भी आइडिया होना चाहिए। मतलब ये सब्जेक्ट कई सारे सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। कौन कौन से? अकाउंटिंग, लॉ, इकोनॉमिक्स, इसीलिए तो फाउंडेशन में करवाते, इंटर में था वो भी फाउंडेशन में ले गए, और 100 मार्क्स का इकोनॉमिक्स कर दिया, माइक्रो मैक्रो दोनों को मिक्स कर दिया।
माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन लेवल पे था, मैक्रो यहाँ पे था, मैक्रो को भी ले गए फाउंडेशन में, आप बच गए। ठीक है, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस, ये बाय द वे साइकोलॉजी और बिहेवियरल साइंस, साइंस की बात नहीं, बिहेवियरल साइंस, तो साइकोलॉजी को क्यों लर्न करना भाई? ऑडिट का और साइकोलॉजी का क्या लेना? बिहेवियर, बिहेवियरल साइंस, कौन कैसे बिहेव करेगा, इसका ऑडिट के साथ क्या लेना देना भाई? उसका भी लेना देना है। फ्रॉड में अभी कई बार जब आप फ्रॉड देखते हो ना, तो उसकी मॉडस ऑपरेंडी जो है वो चेक करते हैं, ये फ्रॉड किया, इसके दिमाग में क्या चल रहा था फ्रॉड करते टाइम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ्रॉड कोई एम्प्लॉय करेगा, क्यों करेगा, उसकी रीजंस क्या होंगे। और जब लूपहोल्स मिलेंगे, अभी आप लॉक नहीं लगाओगे तो चोर को चोरी करने का मन होगा, इस यहाँ पे लॉक ही नहीं है, यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं है, यहाँ पे कोई चेक करने वाला ही नहीं है, इधर से थोड़ा इधर उधर कर लिया तो क्या फर्क पड़ता है। अभी ये बिहेवियर है पीपल, तो बिहेवियरल साइंस को भी समझना है, क्योंकि फ्रॉड में, इंटरनल ऑडिट में, क्योंकि यू नीड टू बी विद इन द, जो भी ट्रांजेक्शन किया भी लोगों ने किया तो उसका बिहेवियर क्या है वो भी आपको अंडरस्टैंड करना है। स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग, अभी ये तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो क्या सब ईडीपी एंड ऑल दिस थिंग्स आ गए हैं, आईटी आ गया है। ठीक है, एफएम, ओवरऑल फाइनेंस को कैसे मैनेज करोगे, प्रोडक्शन, तो ये सारे सब्जेक्ट ऑडिट के साथ कनेक्टेड है। ओके, जिसको क्या बोलते हैं, ऑडिट इज क्या, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब ये सब सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए तो ये सारे सब्जेक्ट आपके सिलेबस में भी है, चाहे इंटर, चाहे फाइनल, चाहे फाउंडेशन। सिंस ऑडिट ऑफ एफएस इज कंसर्न विद फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आपके पास, अब ये सोचो कि आप ऑडिटर हो और आपको एंट्री नहीं पता है, अरे जो एंट्री सही होनी चाहिए, आप क्लाइंट को बोलेंगे इसकी एंट्री ये होनी चाहिए, तो पहले आपको तो पता होना चाहिए एंट्री क्या है। ओके, कई बार नया नया ऑडिट करते हैं ना, तो क्या करते पता है, पहले समझ लेते पूरा, नो योर क्लाइंट, नॉलेज अबाउट द क्लाइंट सिस्टम। ओके, तो आप क्या करोगे, पहले क्लाइंट का पूरा डेटा जो है वो कलेक्ट करोगे, उसकी नॉर्मल ऑपरेशनल प्रोसीजर क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है वो जानो, फिर हम उसको बोलेंगे आपने रूल बनाया, आप ही फॉलो नहीं कर रहे हो। ओके, और फिर विल गिव दी ऑडिट फाइंडिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग। कई बार ऐसा भी होता है। तो अगर आप ऑडिट करते हो तो आपके पास ये साउंड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिटर क्या है, ओके, वो तो होना चाहिए। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आर क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि अगर आप ऑडिट करोगे तो किसका करोगे, अकाउंट का ही करोगे। मान लीजिए अकाउंट ही नहीं है तो ऑडिट ही नहीं है। ओके, ऑडिट किसका करोगे, अकाउंट का ही तो करोगे, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सेम वे लो, तो आपके पास गुड नॉलेज ऑफ बिजनेस लॉ और वेरियस टैक्सेशन लॉ हेल्प अंडरस्टैंड ऑडिटर इन अ बेटर वे। जो लॉ जिसको भी एप्लीकेबल है, अभी पार्टनरशिप का ऑडिट करोगे इसलिए आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 करवाया फाउंडेशन लेवल पे। अभी टैक्स ऑडिट करोगे तो इनकम टैक्स आ रहा है इंटर लेवल पे। ओके, इकोनॉमिक्स, नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक हेल्प फैमिलियर विद ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरमेंट इन विच बिजनेस इज ऑपरेट। अभी आपको बिजनेस को अच्छे से जानना है तो वो किस इकोनॉमी में है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसकी इंडस्ट्री का नॉलेज, ये सब भी मैटर करता है। ठीक है, बिहेवियरल साइंस, एज आई सेड, यू नीड टू इंटरेक्ट विथ लॉट ऑफ पर्सन। गुड ऑडिटर इज व्हाट, यू नो, ऑडिट किए बिना उसको पता चल जाएगा कि ये सब चल रहा है। ओके, जो आर्टिकल होते हैं ना, तो 3-4 दिन लगाते हैं सब कुछ फाइंड करने में, पूरा वीक, हफ्ता लगा देते हैं, पूरे दिन सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक ऑडिट 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 कर करके। और ऑडिटर क्या करते हैं पता है, हाफ एन आवर की मीटिंग करते हैं और बोलते हैं अभी आप बोल दो क्या। ओके, तो यहां पे आपके पास वो जो क्वेश्चंस हैं, आप जब इंटरेक्ट करते हो ना, तब इंटरेक्ट करते टाइम क्या क्वेश्चन पूछना है, उसके क्या रिएक्शन है, उस रिएक्शन से आपके क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो गए, उसमें आपको कई सारी बातें पता चल जाती हैं कि ये तो ठीक है बुक्स में ये है, वाकई में क्या चल रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यू नीड टू सीक द इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग इंक्वायरीज, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो आप इंक्वायरी करोगे ना, इंक्वायरी से बहुत कुछ पता चल जाएगा। ओके, जो लोग सबसे छुपाते हैं वो हमें बताते हैं,
ओके, हाँ अभी देखिए बाकी सब ठीक है, बट फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में वो किसी से बताते नहीं। कई बार तो घर पे भी नहीं पता होता है कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है क्या है, यहाँ पे तो बताना पड़ता है। बोले हम ऑडिटर है, आप फ्रेंकली बोल सकते हो आपने जो कुछ भी किया। दिस कैन बी डन ओनली इफ इज द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बट अगर वो सही बोल रहा है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? ह्यूमन बिहेवियर, ओके आपको पता है तो थोड़ा बहुत आपको बिहेवियरल साइंस के बारे में भी पता होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स का नॉलेज, और इसीलिए तो फाउंडेशन में आपको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग का सब्जेक्ट आता है। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछना है वो तो कहीं पे आते नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकली इतने हायर लेवल के क्वेश्चन पूछते। ऑडिटर यूज स्टैटिस्टिकल मेथड टू ड्रॉ सैंपल इन, हाँ तो एज आई सेड हम 100% ऑडिट नहीं करेंगे क्योंकि सैंपलिंग करेंगे। अभी वो फिजिबल भी नहीं है कॉस्ट और बेनिफिट वाइज, क्योंकि आपके कई सारे क्लाइंट हैं और आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हो कि आप चलो अभी मैंने 2005 का केस सोल्व कर दिया, ऐसा नहीं है। ओके कि 10 साल के बाद आप सोल्व करोगे और सब बोलोगे अच्छा बहुत अच्छा काम किया। अरे एवरी ईयर करना है हमें, और एवरी ईयर हमारे पास टाइम लिमिट भी कितना होता है, 31 मार्च में ईयर एंड होगा, और कोई अप्रैल में आके आपको नहीं बोला ऑडिट कर लो भाई हमारा। ओके आपको रिमाइंडर भेजना होगा मई में, जून में, जुलाई में, ये ऑडिट दे दो, ये ऑडिट दे दो, तब आके वो अकाउंट्स दे जाएंगे, ठीक है। और फिर सितंबर को तो आपको ऑडिट कंप्लीट कर देना है। अभी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ हार्डली यू हैव, और आपके जितने भी क्लाइंट है सभी का ऑडिट कंप्लीट करना है। ओके तो इन दैट केस यू नीड टू गो बाय सैंपलिंग, बट सैंपल ऐसे सिलेक्ट करो, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करो। ईच एंड एवरी सैंपल शुड हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, उसमें कोई बायसनेस नहीं चाहिए, वरना आपका जो रिजल्ट है वो गलत हो जाएगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑडिटर टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ओके अभी सोचो आप बैंक ऑडिट पे जा रहे हो, बैंक ऑडिट में तो क्या होता है पता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ बैंक। लाइफ में कभी भी इसको करने का मौका मिले कभी छोड़ना मत। ओके आई एम लकी इनफ, पहले तो हमारे टाइम पे 3 इयर्स की आर्टिकलशिप थी, आपके टाइम पे 2 इयर्स हो गई, तो अभी 2 इयर्स में ही इन बिटवीन आए, 2 ही चांस आएंगे। एंड आई एम लकी इनफ कि इन ऑल द 3 इयर्स आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। मेरी मई 2008 की एग्जाम थी। ओके मैंने सर को क्या बोला था, अप्रैल में ऑडिट आएगा मुझे बुला, मैं लीव पे था। ओके अप्रैल में मैं ये बैंक ऑडिट के लिए स्पेशली आऊंगा 10 डेज के लिए, भले ही मेरी एग्जाम है 1 मंथ के। हाँ उससे पहले मैंने 4 मंथ्स की लीव ली थी, ठीक है, बट इन बिटवीन वो बैंक ऑडिट करने के लिए मैं स्पेशली गया। ओके व्हाट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी इट इज। स्टैट्यूटरी ऑडिट, इंटरनल ऑडिट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, वहां तो आप धक्के खाते, मतलब वो भी अच्छा है, बट वहां पे तो रेगुलरली जाने वाले हो। इंटरनल स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ बैंक ब्रांच। ओके 31 मार्च में बैंक क्लोज कर देंगे अपना जो कुछ भी अकाउंटिंग है वो, और आपको 10th या 15th ऑफ अप्रैल तक तो आपको रिपोर्ट दे देना है। वो जो भी करना है वो 2-3 दिनों में या विद इन मैक्सिमम अ वीक आपको करना है, और उसमें भी आपको 3-3 ब्रांच अलोकेटेड है मान लीजिए, और 3 अलग अलग जगह पे। ओके क्योंकि यहां पे जनरली बैंक में क्या होता है, इसकी एम्पेनलमेंट होती है, एम्पेनलमेंट में रिस्पेक्टिवली बैंक, क्योंकि ये बैंक में ऐसा ऑडिट नहीं कर सकते चलो हमारा जो भी जान पहचान वाला ऑडिटर है उसको दे दो, फिर तो फ्रॉड होगा। बैंक ने किया, आपने बोल दिया सही है सब कुछ। ओके ऐसा नहीं होगा, यहां पे इंडिपेंडेंट होना है। तो यहां पे क्या होगा, ऑडिटर की पूरी एम्पेनलमेंट होगी, उसमें से जो भी ऑडिटर है उसको अलोकेट होगा ऑडिट, और जो भी ब्रांच आती है, कई बार तो क्या होता है आप गुजरात में, आपको साउथ की ब्रांच है आती भी है। और बिगेस्ट इश्यू कब होता है पता है, क्योंकि कई सारी बैंक में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो लोकल लैंग्वेज में, कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो लोकल, मतलब वाउचर्स और समथिंग इट कैन बी देयर, या फिर उसने कोई जो रजिस्टर बनाया है वो लोकल लैंग्वेज में होगा। ओके तभी वो तो सब बाहर से जाएगा। ओके मतलब यहां पे ये इतना क्रूशियल एक्सपीरियंस है, और जब ये ऑडिट करते हैं ना तब क्या होता है, मतलब आप टाइम का कोई अता पता ही नहीं है, सुबह 7 बजे बैठ गए 2 3 4 5,
ओके, सिर्फ 4-5 घंटे सोना और पूरा दिन ऑडिट ऑडिट ऑडिट। ओके, तो इसमें मान लीजिए आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। ओके, अभी यहां पे आपको ये बैंक ऑडिट करना है, पूरे साल के जितने भी ट्रांजेक्शन कैसे कर पाओगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज नॉट पॉसिबल, यू नीड टू गो बाय सैंपल। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करेंगे टू ड्रॉ द सैंपल। ओके, ऑडिटर रिस्पेक्ट टू हैव नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग, और इसीलिए आपको थोड़ा स्टैटिस्टिक्स भी लर्न करना पड़ेगा। डेटा प्रोसेसिंग, टुडे ऑर्गेनाइजेशन विटनेसिंग रिजोल्यूशन ऑफ फील्ड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अकाउंट देखिए, अभी तो सब कुछ मैनुअल चला गया है, पूरा सिस्टम में ही ऑडिट हो रहा है, सिस्टम में ही अकाउंट लिख रहे हैं, सिस्टम से ही ऑडिट हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे डेटा को रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कलेक्ट कैसे करते हैं, कोलेक्ट कैसे करते हैं, अलोकेट कैसे करते हैं, वैल्यू कैसे लेते हैं, ये सब का नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। ओके, तो यहां पे कंप्यूटर साइंस के फील्ड में CIS, कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, वो भी टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। वैसे उन्होंने क्या किया है, पहले एक सब्जेक्ट हुआ करता था EIS, अच्छा हुआ चला गया। ओके, ओके, वो सब्जेक्ट ये था, तो वो EIS को चला तो नहीं गया, बट जहां जहां एप्लीकेबल है वहां पे डाल दिया है, तो अच्छी बात है। आप सिर्फ EIS पढ़ाने जा रहे हो, जो टॉपिक है वहां पे जो कंप्यूटर का नॉलेज आ रहा है बस उतना दे दो ना, काफी है स्कैटर्ड फॉर्म में, तो दैट इज मोर बेटर। तो फाइनल लेवल पे आ गया, ठीक है। ऑडिट एंड FM, अभी फिनेंस मैनेजमेंट में फंड फ्लो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ये सब चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, और आप करोगे ये, ठीक है, ग्रुप 2 में ही करोगे। ऑडिट इज एक्सपेक्टेड टू हैव नॉलेज अबाउट दिस। मतलब सर ऑडिट करने में ये FM का क्या काम है? ओके, ऑब्वियसली फाइनेंस कैसे आ रहा है, फाइनेंस कहां पे जा रहा है, फाइनेंस का यूज क्या हो रहा है, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम एडवाइस भी दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ वेरियस टेक्निक, वर्किंग कैपिटल, क्योंकि समझो आपको गोइंग कंसर्न अकाउंट में वो एक एजम्पशन आता है ना, और यहां पे इसका ऐसे आता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। हमें ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफिकली उस पर कमेंट करना है, स्पेसिफिकली क्या आपको ऐसा लग रहा है कि गोइंग कंसर्न नहीं है, तो रेशियो करो, वर्किंग कैपिटल के रेशियो निकालो, कोई नेगेटिव तो नहीं है, FM लिक्विडिटी प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, लॉसेस में तो नहीं है, तो ये सब एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा, ये सब भी जरूरी है। एंड प्रोडक्शन, गुड ऑडिटर वन हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट एंड हिज बिजनेस, जिसमें उसका प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट, उसके लिए कॉस्ट का पूरा सब्जेक्ट करते हैं। अभी मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग पे गए, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसकी प्रोसेस क्या होती है। मान लीजिए शुगर फैक्ट्री का ऑडिट आया, तो आप पहले वो तो पता होना चाहिए शुगर बनती कैसे। आप जिसका ऑडिट कर रहे हैं बने शुगर कैसे बन, ये पता नहीं, तो क्या ऑडिट कर रहे हो, इसका नॉर्मल इनपुट क्या होगा, इसका वेस्ट क्या होगा, वेस्ट नॉर्मल कितना होना चाहिए, ये लोग कितना कर रहे हैं, सब जानना चाहिए आपको। तो पहले विजिट में तो हम क्या करेंगे, घूम के आएंगे अच्छे से, पहले समझा दो कि आपकी फैक्ट्री कैसे वर्क करती है, आपका नॉर्मल सिस्टम क्या है, प्लानिंग करो, प्लानिंग। ओके, ऐसे ही चले गए, चलो ऑडिट करना है, क्या करना है पता नहीं है, देख लेंगे वहां पे क्या प्लान है, कोई प्लान नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। यू नीड टू अप्रोप्रिएटली प्लान, एक एक टॉपिक का प्लानिंग करके जाना है, तो प्लानिंग के बारे में भी करेंगे आगे। तो इतना क्लियर है। सब्जेक्ट्स, वेरियस डिसिप्लिन्स विथ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, ये चैप्टर का नाम क्या है, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। तो अभी स्कोप ऑफ ऑडिट क्या है, ओके, क्या क्या करना है ऑडिट में, दैट इज व्हाट योर स्कोप ऑफ ऑडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है स्कोप। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है स्कोप ऑफ ऑडिट? बिफोर यू एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, किसी के साथ एंगेजमेंट करो तो इससे पहले, मतलब ऑडिट एंगेजमेंट करो तो उससे पहले सब कुछ जान लेना अति आवश्यक है। ओके, क्योंकि बाद में पता चलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। व्हाट यू आर सपोज टू डू, व्हाट यू ऑट टू डू,
बोले पहले नहीं बताया था, तो पहले जान लेना चाहिए था कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, स्कोप क्या होगा। अभी आपको स्कोप ही नहीं पता है, ओके, और आप एज इट इज ऑडिट एक्सेप्ट कर लियो, फेज भी डिसाइड कर लियो, और फिर बाद में पता चला ये इतना सारा ऑडिट करना है। तो पहले देखना था ना कि आपके स्कोप में क्या है। नो डाउट जब आप स्टेट ऑडिट करोगे तो स्कोप जो है वो वेल डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ होगा कि आपको क्या, बट फिर भी जब भी आप ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट करें तो मेक श्योर कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में डिसाइड कर लें। अब ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट फिलहाल तो चैप्टर 1 से हटा दिया है, आगे जाने दिया शिफ्ट, तो वो जब ऑडिट एंगेजमेंट करेंगे तो वहां पे आ जाएगा कि क्या क्या कंडीशंस हैं। स्कोप रिफर टू रेंज ऑफ और रीच ऑफ समथिंग। द पर्पस इज ऑडिट इज टू एनहेंस डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ इंटरनेट यूजर इन एफएस। यूजर ऑफ एफएस में भी शेयर होल्डर। अब देखिए हमारा पर्पस क्या है, आगे हमने देखा कि उसका जो ट्रस्ट, उसका जो रिलायंस, उसका जो कॉन्फिडेंस है ऑडिटेड स्टेटमेंट पे इंक्रीज हो, एनहेंस हो। ओके, उसके लिए आपको, और कौन कौन लोग है ये, शेयर होल्डर, एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, रेगुलेटरी अथॉरिटी, बैंकर, तो वो एनहेंस करने के लिए एफएस जो है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बना होना चाहिए। तो यहाँ पे ये समझा रहे हैं एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है। इट इज अ प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इन नेचर ऑफ एंटिटी, मतलब कंपनी है तो कंपनी को जो फॉर्मेट है वो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, फॉर एग्जांपल अगर आप कंपनी हो तो शेड्यूल 3, तो मैंने आपको ये पहले ही डिस्कस सब कुछ कर दिया था। आर यू गेटिंग इट? तो ये सब है। तो स्कोप में इंक्लूड क्या होगा, व्हाट इट इंक्लूड्स इन स्कोप, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी कवर्ड इन स्कोप ऑफ ऑडिट। या इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लाइक चूजिंग ऑफ एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग इश्यू इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, डू यू एग्री? Discuss the duties of auditor if in relation to accounting policy. Okay. सबसे पहले स्कोप में क्या है? The following point merit consideration in regard to scope of audit. Audit of FS should be organized adequately to cover all aspect of the entity. All aspect. Entity के सारे aspect cover करने चाहिए। फायदा ऑडिट किसका करोगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने ट्रांजैक्शंस हैं वो सब आपके स्कोप में आ जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब आप ऑडिट करोगे तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो जाएंगे। तो आप सरप्राइज वेरिफिकेशन के लिए चले गए बैंक में, कैशियर को बोला चलो कैश वेरीफाई कर, बोले आपके स्कोप में नहीं है। कैसे स्कोप में नहीं है? कैश इन हैंड है, हम अभी वेरीफाई करना चाहते हैं। बोले ऐसे पहले इन्फॉर्म, सरप्राइज के सू इन्फॉर्म करके आएंगे, अभी सरप्राइज वेरिफिकेशन है, कैश रखना रेडी। हमें अचानक से चेक करना है एंड दैट इज आवर ड्यूटी, हम कभी भी कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो आपको मना नहीं कर सकते, दैट इज विद इन योर स्कोप। आपने क्लाइंट को बोला चलो अभी क्लोजिंग स्टॉक का वेरिफिकेशन करना है, काउंट करो, या आप जब भी काउंट प्रोसेस करने वाले हो तब मुझे आई वुड लाइक टू ऑब्जर्व दैट प्रोसीजर, तो वो प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना ये भी आपका स्कोप है। ओके, बैंक स्टेटमेंट दे दो, आपका डिमांड कर सकते हो कोई भी डॉक्यूमेंट को, यस, तो इट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। बट यहां पे हम किस एस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, दूसरे कोई एस्पेक्ट के बारे में नहीं। ओके, सिर्फ और सिर्फ जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है सिर्फ उसकी बात हो। ओके, कई बार क्या होगा इंटरनल ऑडिटर में अगर आप देयर आर टू काइंड ऑफ, ये बार बार इंटरनल स्टैट्यूटरी क्या है सिंपल समझा देगा। स्टैट्यूटरी मतलब कोई स्टैट्यूट आपको बोल रहा है ऑडिट करना है, लाइक कंपनीज एक्ट 2013, तो वहां पे बोला है कि आपको कंपनी ऑडिट करना है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में क्या होता है, बैंक में इंटरनल ऑडिट भी कंपलसरी है। ओके, तो वहां पे स्टैट्यूटरी तो है, बट इंटरनल ऑडिटर है जो इंटरनल प्रोसेस को ऑडिट करेगा, उसका स्कोप थोड़ा डिफरेंट होगा देन कंपेयर टू स्टैट्यूटरी ऑडिट। तभी आप कोई बैंक आपको अपॉइंट कर रहे हैं कि चलो हम हमारा इंटरनल ऑडिटर जो है, आप हमारा इंटरनल ऑडिट करो,
तो हम उसको पूछेंगे इंटरनल ऑडिट मतलब क्या। बैंक में तो काफी सारे फील्ड है, लोन की बात कर रहे हो, डिपॉजिट की बात कर रहे हो, वाउचर की, या व्हाट यू कैन से डे टू डे ऑपरेशन की बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हो, किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। तो आपके स्कोप में आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि स्कोप में क्या क्या आने वाला है, और जिस स्कोप का आप ऑडिट कर रहे हो, मतलब जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जिस इंफॉर्मेशन के आप ऑडिट, हाँ, उसमें फिर सारे ट्रांजेक्शन आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो, मना नहीं कर सकते, वो हमारे पावर में। दूसरा, रिलायबिलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन कंटेनिंग, अब देखिए आपको क्या करना है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिलायबल एंड सफिशिएंट। तो अभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जितने भी एस्पेक्ट है वो सारे एस्पेक्ट हम कवर अप करेंगे। उसमें जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब जो भी फाइनेंशियल, जो भी बिल्स, जो भी वाउचर्स, जो भी डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो वो रिलायबल होने चाहिए। तो रिलायबल मतलब क्या, आपको उस पर ट्रस्ट होना चाहिए कि ना ये डॉक्यूमेंट दे रहे तो ये फेक नहीं है। सर हमें कैसे पता चलेगा फेक डॉक्यूमेंट है कि नहीं है? ओके, तो वो उसकी इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर से पता चलेगा कि उसमें कंट्रोल कितना रखा हुआ है, ऑल दिस थिंग्स, राइट। एंड वो सफिशिएंट होने चाहिए, जितने एविडेंस उतनी एंट्रीज, जितनी एंट्रीज उतने एविडेंस होने चाहिए। तो ये आप कैसे रीजनेबली सेटिस्फाई करोगे कि ये रिलायबल सफिशिएंट है? उसके लिए 2 पॉइंट, ये पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें क्या लिखा है स्कोप में कि जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो रिलायबल हो, सफिशिएंट। वो कैसे चेक करोगे? मेकिंग स्टडी एंड एवेल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो हमें क्या करना है, जो भी हमारा क्लाइंट है, जो भी क्लाइंट है उसके अकाउंटिंग सिस्टम को स्टडी करो, उसके इंटरनल कंट्रोल, एक अलग से इंटरनल कंट्रोल का भी टॉपिक आएगा चैप्टर में सेपरेटली, उसका एक सेपरेट चैप्टर ही है। तो इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि अल्टीमेटली एक बात समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई फ्रॉड ना हो, एरर ना हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो उस पर कमेंट करना है, ओपिनियन देना है। ओके, तो हाँ, अगर उसके कंट्रोल में कोई डेफिशिएंसी है तो दैट विल रिपोर्ट इट कि आपने कंट्रोल किया है बट वहां पे डेफिशिएंसी। तो आप स्टडी करोगे, और वो स्टडी करने के लिए आप क्या करोगे, टेस्ट करोगे, इंक्वायरीज करोगे, वेरिफिकेशन प्रोसीजर करोगे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की। मतलब आप क्या करोगे, वाउचिंग करोगे, वेरिफिकेशन करोगे। हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी आइटम है सभी का ऑडिट करोगे, डेटर का ऑडिट, क्रेडिटर का ऑडिट, सेल्स का ऑडिट, परचेस का ऑडिट, बैंक का ऑडिट, सबका ऑडिट, एक्सपेंस का ऑडिट, इनकम का ऑडिट, तो सभी का कर सकते, ठीक है। तो डिटेल में करेंगे, सभी की टेस्ट करेंगे। और देखिए यहां पे 2 इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है। एक, पहले आप पूरी अकाउंटिंग सिस्टम को समझें, उसके कंट्रोल को समझें, और फिर टेस्ट करें वो सिस्टम को, वो कंट्रोल को, एंड देन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को आप डिटेल में वेरीफाई करें, वाउच करें। ओके, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, रिलायबिलिटी, सफिशिएंट है। प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिटर शुड डिसाइड वेदर relevant information is properly disclosed in FS or not। तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज होनी चाहिए, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, नोट एज पर एस देनी है, AS देनी है, तो वो नहीं दी है तो वहां पे हमारा स्कोप। मैनेजमेंट को बोल देंगे ये अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो नहीं की है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखा है आपने फॉलो नहीं किया है। मैनेजमेंट ऐसा नहीं बोल सकते अकाउंटिंग पॉलिसी हमारा काम है, अकाउंट लिखना हमारा काम है, आप कौन होते हो हमें बताने वाले? हमारे स्कोप में है भाई, दैट इज वेल विद इन आवर स्कोप एंड वी कैन। तो ये आप कैसे कर सकते हो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब डिस्क्लोज्ड है। ओके, सारा डिस्क्लोजर यहां पे दिया हुआ है, वो आप कैसे मेक श्योर कर सकते हो? तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करोगे रिकॉर्ड के साथ, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, ओके, इसको हम FS के साथ कंपेयर करेंगे। अदर सोर्सेज डेटा कि वो प्रॉपरली ट्रांजैक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड हुए कि नहीं हुए, एंड जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट
हैज मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, एडवांस अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो आपको जो भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करनी है और उन सभी का डिस्क्लोजर देना है। और अगर चेंज करते हो, रीजन ऑफ चेंज, चेंज 3 रीजन से कर सकते हो आप। स्टैट्यूट इन कन्फर्मिटी विद द स्टैंडर्ड फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। और अगर चेंज करते हो, वो भी हमने S5 में देखा कि चेंज करोगे तो चेंज क्यों कर रहे हो, डिस्क्लोज करो। चेंज की इंपैक्ट क्या आएगी, प्रॉफिट अप होगा डाउन होगा, डिस्क्लोज करो। अभी ये सब आपको स्टैंडर्ड में बताया डिस्क्लोज करना, तो ये मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, दैट्स आवर्स कि हाँ हम चेक करेंगे कि प्रॉपरली क्लासिफिकेशन हुआ है, प्रॉपरली प्रेजेंटेशन किया है कि नहीं किया है, डिस्क्लोजर जितना देना था वो दिया है कि नहीं दिया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Selection and consistent application of accounting policy and manner information has been classified। और फाइनल रिपोर्ट देना वो भी हमारे स्कोप में है। ओके, अल्टीमेटली क्या बता रहे हैं, हाँ ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की। ओके, फॉर एग्जांपल कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज करनी, डेप्रिसिएशन की कौन सी मेथड चूज करनी, मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी आपको क्या सिलेक्ट करनी है, अरे वो आपका मैटर है, वो हमें मत पूछो। बट एक बार आप जो भी पॉलिसी कर रहे हो AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर दे दो कि हमने ये पॉलिसी फॉलो की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, ऑडिटर का काम क्या है, ये काम मैनेजमेंट का है। अकाउंट प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना, पॉलिसी डिसाइड करना, पॉलिसी के हिसाब से डिस्क्लोजर देना, चेंज होगा तो उसका डिस्क्लोजर देना, ये सब मैनेजमेंट का काम है। तो ऑडिटर का काम क्या है, उसको इवेल्युएट करना, इवेल्युएट द सिलेक्शन एंड कंसिस्टेंट ऑफ पॉलिसी। तो मैनेजमेंट ने जो पॉलिसी, जो अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट की है उसको इवेल्युएट करना, वेदर सच सिलेक्शन इज प्रॉपर और नॉट। सर अभी आपने बोला मैनेजमेंट सेलेक्ट कर सकती है कोई भी पॉलिसी, मैनेजमेंट में बोला हम स्टॉक का वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट। AS2 फिनिश गुड्स का वैल्यू कैसे करोगे, कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर। AS2 में बताया कॉस्ट एनआरवी विच इज लोअर, आप कर रहे हो कॉस्ट, चेंज किया, AS2 के हिसाब से डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपने S2 के हिसाब से फॉलो नहीं किया, करना चाहिए था। अगर आपको S2 एप्लीकेबल है तो आपको फॉलो करना चाहिए, और ये आपने नहीं किया। So that we need to tell them whether chosen policy has been applied consistently। और ये पॉलिसी जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए। आप एक साल कुछ और पॉलिसी करोगे, दूसरे साल कुछ और करोगे, फिर तीसरे साल कुछ और करोगे, ऐसा नहीं चलेगा। ओके, चेंज करोगे तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है, उसका भी एक डिस्क्लोजर होता है। अंडरस्टैंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एंटिटी आर प्रिपेयर्ड ऑन, हाँ तो यहां पे हम जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस इन फाइनेंशियल टर्म in relating to particular entity derived particularly from entity's accounting system and economic event in past time period and economic condition in past। obviously फ्यूचर का ऑडिट नहीं करोगे आप, वो एस्टिमेशन होता है, वो ऑडिट नहीं होता है। ओके, when purchases are reflected in FS there are example of historical information। okay, since FS prepared on historical, it is logical that audit is also based upon historical। therefore audit of FS based upon historical financial information। तो यहां पे हमारे स्कोप में क्या क्या आया, will cover all the aspect of the entity। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिलायबल सफिशिएंट हो वो हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे, स्टडी करो, इवेल्युएट करो अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल को, फिर इसको टेस्ट करो, इंक्वायरी करो, प्रोसीजर करो, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंसेस को विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर डिस्क्लोजर प्रॉपर होना चाहिए, तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज की है अप्रोप्रिएटली डिस्क्लोज की है, कंपेयर विद द रिकॉर्ड्स। ओके, मैनेजमेंट का काम है ये सब प्रेजेंट करना, डिस्क्लोज करना, हमारा काम है इसको इवेल्युएट करना, और हम जो ऑडिट करेंगे वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑडिट करने वाले, ये हमारे स्कोप में।
तो हमारा स्कोप क्या नहीं है, हमारा स्कोप क्या नहीं है, एक्सक्लूजन। यहां पे अभी हमने क्या किया, इंक्लूजन। स्कोप में क्या क्या इंक्लूड होगा, अब यहां पे हम क्या करेंगे, स्कोप में क्या इंक्लूड नहीं होगा, और जो हमारे स्कोप में नहीं है उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते। यू नीड टू बी विद इन योर स्कोप। ओके, एक बात समझ लो, जो आपके स्कोप में है उसको कभी छोड़ना नहीं। कोई कुछ भी बोले, वो हमारे स्कोप में है और हमारा राइट है उस पर, तो क्लाइंट हमें मना नहीं कर सकता। आप बोलोगे मुझे स्टॉक का वेरिफिकेशन करना है, आपके गोडाउन में जितना स्टॉक पड़ा हुआ है, आपकी जितनी ब्रांचेस है, वहां पे जितना भी स्टॉक है, वो हम फिजिकली वेरीफाई करना चाहते हैं, क्लाइंट मना नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम रिपोर्ट कर देंगे, हमारे पावर में रिपोर्ट लिखना, ठीक है, हम हमारी कमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच इज फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। समझो, जो आपके डोमेन में नहीं है, मान लीजिए आप, बैंक ने आपको अपॉइंट किया, बोले रेवेन्यू ऑडिट कर दो, रेवेन्यू ऑडिट बोले तो इनकम एक्सपेंस का मान लीजिए बैंक ने बोला ऑडिट कर दो, तो फिर लोन डिपार्टमेंट में हम चेक नहीं करेंगे कुछ भी, बोले आपने बोला है इनकम एक्सपेंस कर दो, बस बात हो गई खत्म। या फिर मान लीजिए आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए ऑडिट किया गया, तो आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखना है, जो आपके स्कोप में नहीं है वहां पे आप कमेंट नहीं करोगे, वहां पे आप रिपोर्ट देने वाले नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टेन एसेट लाइक sophisticated machinery cannot be determined by him. Similarly, it is not expected from auditor to determine suitability and life of civil structure like building. अब देखिए, वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऑडिटर से, क्या ये बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी होगी, सिविल स्ट्रक्चर जो है वो कितने साल चलने वाला है, वो हमारा मैटर नहीं है। ओके, दिस रिक्वायर स्किल सेट विच में बी परफॉर्म बाय क्वालिफाइड इंजीनियर्स। मान लीजिए आप कंस्ट्रक्शन का ऑडिट, कोई बिल्डर या कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, A7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, A7 के मुताबिक आप कर रहे हो, बट वहां पे कितना कंप्लीशन हुआ है, वर्क सर्टिफाइड, परसेंटेज कंप्लीशन, ये हमें नहीं पता हो, हम क्या बोलेंगे, इंजीनियर का सर्टिफिकेट लेके आओ भाई, फिर हम हमारा कमेंट करेंगे, वो हमारे स्कोप में नहीं है। आर यू गेटिंग इट? तो हमारे फील्ड का जो भी टॉपिक है, हमें बस उस पर कमेंट करना है, उस पर हमारा ओपिनियन देना है, जो हमारा फील्ड का ही नहीं है। सेम वे, ऑडिटर इज नॉट एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बाय द वे, ऑडिटर जो है वो डॉक्यूमेंट देख रहा है, अब ये डॉक्यूमेंट फेक है, कैसे पता चलेगा फेक है? बिल है, हाँ है, बिल में डेट, बिल आप वाउचिंग कैसे करोगे? कोई भी ऑडिट करना है आप कैसे करोगे? मान लीजिए कोई एक एक्सपेंस है, स्टेशनरी एक्सपेंस, बराबर, तो कोई भी स्टेशनरी का बिल है, स्टेशनरी जो भी है जीएसटी नंबर के साथ है, स्टेशनरी आइटम में लिखी हुई है, अमाउंट लिखी है, और वही एंट्री यहां पे पास की, स्टेशनरी एक्सपेंस टू कैश और बैंक, आपने टिक कर दिया, बस आपका काम हो गया, खत्म। अभी ये बिल फेक है कि नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? बोलो, टेल मी, आर वी एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंटेशन? ये बिल जनरेट किया हुआ है, फेक जनरेट किया हुआ है, वी आर नॉट एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंटेशन। मान लीजिए किसी ने गलत स्टैम्प पेपर लगा दिया, अभी स्टैम्प पेपर वही है बट फेक बना के कर दिया, तो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन डॉक्यूमेंट। एक बार तो ऐसा हुआ, एफडी जो है, ओके, वो ऐसे बना दी, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप उसकी एग्जैक्ट कॉपी कर पाओ, पर फिर भी बता दिया, और आप वो चेक करके मान लिया कि हाँ एफडी कंपनी के नाम पे है, तो भी आप एक्सपर्ट नहीं हो ये ऑथेंटिकेशन में कि ये डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। हाँ, एपेरेंट हमें चेक करना चाहिए, एपेरेंट वो गलत नहीं लगना चाहिए, बट अगर वो सिर्फ एक्सपर्ट ही उसको डिमार्क कर सकते हैं कि ये स्टैम्प पेपर गलत है या स्टैम्प पेपर सही है, और हमने वो गलत स्टैम्प पेपर पे हमारा ओपिनियन दे दिया, तो हमने कुछ गलत नहीं किया है। क्यों? वी आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट डॉक्यूमेंटेशन।
हाँ, अगर नॉर्मल लोगों को पता चलता है तो मुझे पता चल जाएगा, बट अगर इसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए, डॉक्यूमेंट का एक्सपर्ट, तो फिर हम वो एक्सपर्ट नहीं। सेम वे ऑडिटर इज नॉट ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इन एलेज रॉन्ग डूइंग। इन्वेस्टिगेशन कब होता है? कुछ गलत हुआ होगा तभी होगा, फ्रॉड हुआ है तभी होगा। तो ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर। सोचिए अगर लीगल पावर दिया होता तो आर्टिकल बातें करते, आज हमें उस जगह पे रेड लगाने जाना है, आज हम यहां पे ज्वेलरी शॉप में रेड लगाने जाएंगे, तो कुछ और बात होती, तो आपके पावर्स कुछ और होते और वहां पे रीजनेबल एश्योरेंस ना होता, बराबर है। बट ऐसे पावर्स नहीं दिए, राइट? सर्च की पावर नहीं है। यू कैन नॉट रिकॉर्ड ए स्टेटमेंट ऑफ विटनेस ऑन ऑथ विच में बी नेसेसरी कैरिंग आउट इन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन होता है वो डिफरेंट लेवल पे होता है, उसके पावर्स भी लोग होते हैं, ओके? तो हम वो नहीं है, क्योंकि ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इज क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट विथ स्पेशल पर्पस। ऑडिट जनरल पर्पस है, ओपिनियन देना ऑन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जबकि ये स्पेशल पर्पस फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड का डाउट है और वहां पे आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, तो वो डिफरेंट है, वहां पे पर्पस ही अलग है, ओके? इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड it is specifically call upon to check the account whether fraud really exists or not. It takes the characteristic of investigation. तो ये सब ऑडिट में नहीं आएगा। ऑडिट में आएगा क्या? तो फिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट financial statement are free from material misstatement or fraud, thereby enabling expression on opinion, ओके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पे अब ये चेक बॉक्स में क्या है? जो सही है वो इंक्लूजन है, जो गलत है मतलब क्रॉस किया है वो एक्सक्लूजन है। शॉर्ट में आ गया। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, रिपीटेशन, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट, रिलायबिलिटी, सफिशिएंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन, ये हमारे स्कोप में आएगा। क्या हमारे स्कोप में नहीं आएगा? हमें प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन एफएस का नहीं करना है, वो कौन करेगा? मैनेजमेंट। हमारी ड्यूटीज जो है, जो हमारा स्कोप में नहीं है वो नहीं आएगा। हम ऑडिट के सॉरी एक्सपर्ट नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के। वी कैन नॉट ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट और नाइदर वी आर इन्वेस्टिगेटर और नाइदर वी आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। इज दिस क्लियर? तो मॉड्यूल में एक ये भी अच्छा किया है। और एक और बात, यहां पे मॉड्यूल में आपको यहां ये भी दिया है, क्या? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, ओके? तो चलो ये भी कर लेते हैं एक टॉपिक आज। लालजी भाई ने क्या किया? परचेज किया। क्या परचेज किया? शेयर्स ऑफ कंपनी लिस्टेड ऑन NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है कंपनी। द ऑडिटेड एफएस ऑफ कंपनी प्रोवाइड पिक्चर ऑफ हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैविंग रोबस्ट टर्नओवर, मतलब सब कुछ सही लिखा है, लो डेट, गुड प्रॉफिट ऑन अबोव बेसिस, ही इज एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड that money invested by him is safe। एक ऑडिट का एडवांटेज है क्या? कि आपका जो इन्वेस्टमेंट, इट सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, सेफगार्ड करता है, कारण क्योंकि आप ऑडिट किया आपने, तो इट सेफगार्ड द इन्वेस्टर कि हाँ भाई हमारा पैसा जो है वो सेफ है। देयर इज नो चांस ऑफ लूजिंग हिज मनी। टू ऑडिटेड रिजल्ट और ऑडिट रिपोर्ट कंपनी प्रोवाइड सच एश्योरेंस टू इन्वेस्टर। लालजी भाई एश्योरेंस देंगे लालजी भाई को, आपका पैसा डूबेगा नहीं, डोंट वरी, फॉल नहीं होगा। एक बार हमने ऑडिट कर लिया ना, वो मार्केट कभी डाउन हो ही नहीं सकता। अरे ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है। इस थिंकिंग ऑफ लालजी भाई करेक्ट कि ऑडिट किया है तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं? नो, ऑडिट डज नॉट प्रोवाइड दैट गारंटी और दैट एश्योरेंस कि आपका मनी मतलब सेफ रहेगा। सेफ्टी है, वो एक एडवांटेज है, बट वी कैन नॉट गारंटी इट, ओके? शेयर प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटी आर रेंज ऑफ फैक्टर्स, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना मतलब शेयर प्राइस नहीं गिरेंगे ऐसा नहीं है। रिलायंस के भी गिरते हैं, मतलब कोई भी कंपनी ले लो, शेयर प्राइस डाउन हो गए, वो तो काफी सारे फैक्टर के डिपेंड वो करता है। तो ये हमारा काम सिर्फ क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स ड्यू टू एरर और फ्रॉड से फ्री है, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट are prepared
इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बस इतना काम है, हम कोई गारंटी नहीं देते। ओके, तो ये जो लालजी भाई थिंक कर रहे हैं कि ऑडिट हो गया मतलब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, तो सभी कंपनी में प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी ऑडिट है, ऑडिट तो सभी कंपनी का होता ही है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, टेस्ट योर नॉलेज नंबर 2। गुड डीड्स लिमिटेड is engaged in business of recycling of waste from dumping ground of Municipal Corporation of Indore to usable manure. It is in this way also helping to make the city clean. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। During course of audit, Joha and Joha, firm of auditors, observed by auditor that company has received a notice from Central Bench of National Green Tribunal for not following certain environmental regulation involving imposition of hefty monetary penalty on company। तभी कंपनी को नोटिस दे दी है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, मतलब ये कुछ तो गलत कर रहे हैं। द कंपनी इज येट टू रिप्लाई ऑन नोटिस। ऑडिटर पॉइंट आउट सेम इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन एफएस। कंपनी पॉइंट आउट दैट ऑडिटर आर गोइंग बियॉन्ड स्कोप ऑफ देयर वर्क। हेलो, स्कोप में क्या आएगा? आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो डिस्क्लोजर देना चाहिए, which users or viewers of the financial statement, मतलब जो भी यूजर्स हैं उसको जानना चाहिए। आप बता रहे हो हम इतना अच्छा काम करते हैं और आपको नोटिस दी है और आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो डिस्क्लोज नहीं किया है और आप बोल रहे हो हमारा स्कोप नहीं है। हमारा स्कोप तो है। प्रॉपर डिस्क्लोजर इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ऑडिटर बोल सकते हैं कि आपको क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। इज दिस क्लियर? चलो इतना क्लियर है तो आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल मूव अहेड, बट एज आई सेड जितना भी हमने अभी किया है रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने वाला हूं और एज इट इज आई वांट दैट इन ऑडिट लैंग्वेज। आपके आंसर्स लूज नहीं होने चाहिए, छूटे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। I want that entire sentence to be there, okay, and that too in audit language, okay। ऑडिट में हम ऑडिट लैंग्वेज से ही बात करेंगे, आपकी प्लेन आपकी ओन लैंग्वेज नहीं चाहिए, जितना बन पाए, ओके।